Hello friends, welcome to Pharma Sapiens. This is Ashish Pathak here and I am here with my new video of bacterial protein synthesis inhibitors. So, at first we start with ribosomal structure where protein synthesis takes place. We can see here the structure of ribosome with three sites are there: A site, P site and E site. A site is amino acid tRNA binding site. P site is peptidyl tRNA binding site. E site is exit site. This is made up of two subunits, small subunits and a small subunit and large subunit. We can simplify it in next diagram. We can see here large subunit is 50th subunit of ribosome, a small subunit is 30th subunit of ribosome. One tRNA present at the P site with amino acid. So far, it is having methionine, leucine, tryptophan, and one is upcoming tRNA, incoming tRNA with valine. Valine is covalently linked with incoming tRNA, and the different mRNA codons means triplet of three nucleotides which code for specific amino acids. Codons जो न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट फॉर्म है जो डिफरेंट कलर में आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं दे आर कोडेड विथ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड मींस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही आके यहाँ पर बाइंड हो पाएंगे कौन से अमाइनो एसिड को आना है ये कोडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी सो start with first step and first step is binding of tRNA to A site जो tRNA है जो वेलिन के साथ में है now it is going to bind with A site पर आकर ये बाइंड होने वाला है so in this way it will be bind with A site. During binding, this is very important. Codon and anticodon pairing must be specific. Any abnormality, अगर इसमें कोई भी abnormality create की जाए तो पूरी प्रोसेस जो रहेगी वो फ्रीज हो जाएगी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी वहां पर फ्रीज हो जाएगी अगर हमने कोई भी यहाँ पर मिसरीडिंग क्रिएट कर दी किसी के थ्रू भी यहाँ पर अगर मिसरीडिंग क्रिएट हो गई तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी फ्रीज हो जाएगी मीन्स किस कोडॉन से कौन सा एंटी कोडॉन आकर बाइंड होने वाला है ये बिल्कुल स्पेसिफिक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो सेकंड हमने यहाँ पर देखा कोडॉन एंटी कोडॉन पेयरिंग मस्ट बी स्पेसिफिक Third one is transpeptidation. So the peptide chain of tRNA in the P site, so far it is having MLT, this is transferred to the tRNA on the A side with the help of enzyme peptidyl transferase. Peptidyl transferase enzyme की प्रेजेंस में पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम के कारण जो आपके MLT मेथियोनिन ल्यूसीन ट्रिप्टोफैन जो आपकी पेप्टाइड चेन है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द tRNA ऑफ ए साइट ये वहां पर जाकर क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम यू कैन सी हियर ये देखें आप यहाँ पर ये ट्रांसफर हो गया MLT ट्रांसफर हो गया ये V से जाके जुड़ गया वैलिन से जाके जुड़ गया ए साइट वाले जो tRNA से जुड़ा हुआ था वैलिन ये उससे जाकर यहाँ पर बाइंड हो गया मींस चेन एलोंगेशन हो गया तो जो अभी तक द पेप्टाइड चेन अटैच टू द tRNA इन द ए साइट नाउ कंसिस्ट ऑफ मेथियोनिन ल्यूसीन ट्रिप्टोफैन वैलिन जो अभी तक केवल वैलिन रखे था उसके पास 4 ठीक है और जो पी साइट पर tRNA है द tRNA in the P site has been discharged. Discharged means अब इसमें कोई भी पेप्टाइड अवेलेबल नहीं है, so it will be called discharge. तो P site पे जो tRNA अवेलेबल है
now it is discharged. Next step is ट्रांसलोकेशन। ये बहुत सिंपल है कि जो भी आपका टीआरएनए आएगा, जो इनकमिंग टीआरएनए है उसके लिए ए साइट फ्री होनी जरूरी है, तभी वहां पर फर्दर चेन एलोंगेशन हो पाएगा। अगर ए साइट अवेलेबल नहीं, फ्री ए साइट अवेलेबल नहीं है, तो आगे की प्रोसेस वहां पर नहीं हो पाएगी। सो फॉर फर्दर एलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन ए साइट मस्ट बी फ्री, because next amino acid attached to the A site only, and this is carried out by translocation of the peptide chain from A site to P site। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें ए साइट पे जो टीआरएन अवेलेबल था वो पी साइट पे आ गया, पी साइट वाला कहाँ पर आ गया, ई साइट पर आ गया। और ये किसके कारण हो पाया? बिकॉज ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम मूव्स फॉरवर्ड along with the mRNA to expose the next codon। And finally जो डिस्चार्ज टीआरएनए था ई साइट पे जो अवेलेबल है, देयर विल बी एजेक्शन ऑफ टीआरएनए अवेलेबल एट ई साइट, ताकि नया टीआरएनए यहाँ पर आ सके। तो ये ऐसा हो जाएगा कि अगर एक जा रहा है तो उसी समय दूसरा वहां पे आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसी नया टीआरएनए आ रहा है एम के साथ में, जो प्रोसेस रिपीट होने वाली है, तो नया टीआरएनए एम के साथ में आ रहा है, उसी समय ई साइट का खाली होना जरूरी है। ई साइट पर जो टीआरएनए है इट विल बी एजेक्टेड। So the tRNA from which the peptide chain has been removed is ejected. A new tRNA with amino acid M, you can see new tRNA with amino acid M attached, and the whole process will be repeated। पूरी प्रोसेस रहेगी, फिर M आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा, फिर B आएगा, ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस वहां पर होती रहेगी। So these are the different steps by which bacterial protein synthesis takes place। अब हमें ये देखना है कि हम इनको टारगेट कैसे कर सकते हैं, हमारे एंटीबायोटिक्स यहाँ पर कहाँ कहाँ टारगेट कर सकते हैं, इनका इनिबिशन कैसे किया जा सकता है, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस का कौन से स्टेप्स को टारगेट वहां पर किया जा सकता है। सो वी कैन टारगेट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड फर्स्ट वन इज competition with tRNA to A site। So there will be competition of drug with tRNA for the A site। ए साइट जहां पर आकर आपका इनकमिंग टीआरएनए जो वेलिन के साथ में था, ये जो बाइंड होने वाला था, उसके लिए हम कंपटीशन क्रिएट कर देंगे। वहां पर हम क्या भेज देंगे, ड्रग मॉलिक्यूल भेज देंगे। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर टीआरएनए पीछे रह गया, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल आ गया है। तो आप देख के यहाँ पर भी आप खुश हो जाएंगे कि हमारे लिए तो कंपटीशन है, दुनिया में कितना कंपटीशन है। हमने एक जगह और कंपटीशन क्रिएट कर दिया। कहाँ कंपटीशन क्रिएट कर दिया? जो बैक्टीरियल टीआरएनए था, इनकमिंग टीआरएनए था, उसके लिए हमने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। वहां पर हम ड्रग मॉलिक्यूल भेज देंगे। कौन सी साइड के लिए? ए साइड के लिए। प्रेफरेंशियली ड्रग मॉलिक्यूल्स जाके बाइंड हो जाएंगे ए साइड पे। और यहाँ पर एग्जांपल है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पर जो बाइंड होने वाला था, वहां पर टेट्रासाइक्लिन आके खुद यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। इट विल क्रिएट कॉम्पिटिशन विद टीआरएन फॉर द ए साइट। जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी है, टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी के जो ड्रग है वो आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे और टीआरएनए को ए साइट पर बाइंड नहीं होने देंगे। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ये एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन का। ओके, नाउ टारगेट नेक्स्ट स्टेप इज कोडॉन एंटीकोडॉन। जो बेस पेयरिंग स्पेसिफिक थी, हम उसको एबनॉर्मल बना देंगे। क्योंकि एक बार आपने उसको एबनॉर्मल बना दिया तो मिस रीडिंग क्रिएट होगी मैसेज के लिए, और उसके बाद पूरी प्रोटीन सिंथेसिस जो रहेगी वो फ्रीज हो जाएगी। देयर विल बी फ्रीज ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर एग्जांपल आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, माइसिन वाले आपके जेंटामाइसिन, अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। so they will create abnormal codon anticodon base pairing, and misreading, they will create misreading of the message, and they will freeze the initiation of bacterial protein synthesis। Actually they bind with 30s 50s interface पर वहां पर bind होते हैं अधिकतर आपके अमीनो ग्लाइकोसाइड, एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन 30s पर बाइंड होता है। बाकी सारे आपके 30s 50s इंटरफेस पर बाइंड होते हैं और ये मिसरीडिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोसाइड, अमाइनो ग्लाइकोसाइड यहाँ पर ये मिसरीडिंग क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट में भी इनिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड बाय प्रीमैच्योर टर्मिनेशन। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ये हम सबके लिए नया हो सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन
जिस वैलिन से आके एमएलटी बाइंड होने वाला था, वैलिन को ही हम टीआरएनए से क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो एमएलटी जो बाइंड होगा वो बाइंड वहां पर नहीं, फर्दर चेन एलोंगेशन वहां पर नहीं हो पाएगा। ये सिंपल से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप किसी अगर कंपनी में काम करते हैं और आपके 3 दोस्त किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, वो बड़े परेशान हैं। आपने उनको बुला लिया कि अरे भाई लोग वहाँ क्यों परेशान हो रहे हो, मेरी कंपनी में आ जाओ, बढ़िया नौकरी, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। वो तीनों नौकरी छोड़ के आपके यहाँ आ जाते हैं और मज़ेदार बात ये है कि जिस दिन वो आपके यहाँ आते हैं अपनी नौकरी छोड़ के, उसी दिन आपका बॉस आपको भी नौकरी से निकाल देता है। अब जब आपके पास खुद ही नौकरी नहीं है तो आप उनको कैसे रख पाएँगे? मतलब जब आपका ही टर्मिनेशन हो गया, तो कोई नया आपसे नहीं जुड़ पाएगा। तो वैलिन को ही टर्मिनेट कर दिया तो एमएलटी उससे बाइंड नहीं हो पाएँगे। ट्रांसपेप्टाइडेशन, ये कॉमन प्रोसेस है। ट्रांसपेप्टाइडेशन जो हम देख रहे थे वहाँ पे, ट्रांसपेप्टाइडेशन इनहिबिटर का एग्जांपल है क्लोरेमफेनिकोल। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर क्लोरेमफेनिकोल को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो प्यूरोमाइसिन है, प्यूरोमाइसिन आल्सो अफेक्ट मैमेलियन प्रोटीन सिंथेसिस। सो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। प्यूरोमाइसिन केवल एक्सपेरिमेंटल टूल में यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल ड्रग के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, थेराप्यूटिक यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन क्लोरेमफेनिकोल का काफ़ी अच्छा यहाँ पर थेराप्यूटिक यूज़ है। We can see two targets in the same step: inhibition of transpeptidation and by premature termination. Last one is through inhibition of translocation. अगर हम ट्रांसलोकेशन को इनिबिट कर दें तो ए साइट पर कोई भी आकर नया टीआरएनए आके बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए साइट फ्री ही नहीं रहेगी। तो ट्रांसलोकेशन होता है तभी ए साइट यहाँ पर फ्री होती है। अगर आपने ट्रांसलोकेशन को इनिबिट कर दिया तो ए साइट फ्री, अब फ्री ए साइट अवेलेबल नहीं रहेगी, मींस नो टीआरएनए is going to bind with A site और bacterial protein synthesis further वहां पर नहीं हो पाएगी. So drug may cause inhibition of translocation steps and drugs may be erythromycin, fugitic acid. Some examples are there: spectromycin, erythromycin and fugitic acid. They all are translocation inhibitor. तो अच्छे से याद रखना, ट्रांसलोकेशन अगर आप इनिबिट कर देंगे तो ए साइट वहां पर अवेलेबल नहीं रहेगी। जब जगह ही नहीं रहेगी तो कोई नया वहां पर नहीं आ पाएगा। Now, we can see mechanism of action of a specific बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर लाइनोजुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसका मोड ऑफ एक्शन है। वीडियो के शुरुआत में ही हमने देखा था कि राइबोसोम का, बैक्टीरियल राइबोसोम में 50S और 30S मिलके 70S कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अगर हम वो कॉम्प्लेक्स ना बनने दें तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी, और वही काम करता है लाइनोजुलेट। ठीक है, हम यहाँ पर अगर देखें, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन हो गया, एलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया। ये कॉमन से रफली आप बोल सकते हैं 3 स्टेप्स में उसमें देखे जाते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस में। लाइनोजुलेट टारगेट करता है formation of 70S initiation complex. It targets the initial step. It blocks the formation of 70S initiation complex and thereby protein synthesis. ये 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, और इसके थ्रू ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ओके, नाउ लेट अस सी इट इन डिटेल। 50S subunit is made up of different type of RNA as well as of proteins. One of the RNA is 5S RNA and another one is 23S RNA. So two RNAs are there, 23S and 5S. Along with these RNA, some proteins are also involved in the formation of 50S subunits. All of these are going to assemble to form 50S सबयूनिट। ये सब मिलके क्या बनाने वाले हैं, 50S सबयूनिट वहां पर मिलके बनाएंगे। तो 5S 20S और 5S 23S जो आपके आरएनए हैं प्रोटीन के साथ मिलके वहां पर उन्होंने 50S सबयूनिट बना ली, एंड दिस 50S सबयूनिट इज रेडी फॉर एसोसिएशन विथ 30S सबयूनिट, ताकि ये मिलके 70S बना सके। एंड 30S subunit is made up of different type of RNA. One is 16S RNA, and there is also some proteins
initiation factors, GDP, and mRNA. So this is the formation of 30S. इन सभी ने मिलकर 30S सबयूनिट यहाँ पर तैयार कर ली. Now, when the 50S and 30S subunits are prepared by the bacteria with some initiation factors, finally, this GDP in red color, you can see in red color, this GDP is going to hydrolyzed. You can see again in red color, this GDP is going to hydrolyze so that 30S subunit is going to bind with 50S subunit, ताकि जो 30S सबयूनिट 50S सबयूनिट से क्या हो सके, बाइंड हो सके. फिर से देखते हैं एक बार. ये जीडीपी यहाँ पर हाइड्रोलाइज हुआ, और ये हाइड्रोलाइज इसलिए ताकि ये 30S सबयूनिट जाके यहाँ पर 50S से जाके बाइंड हो सके टू फॉर्म 70S initiation complex. So there will be formation of 70S initiation complex, and now it is ready for bacterial protein synthesis. अब ये protein synthesis के लिए तैयार है. Now let us see how linezolid act. Linezolid is going to inhibit the formation of initiation complex. इस जो initiation complex है, इसके formation को target करने वाला है. Linezolid कैसे target करता है ये देखते हैं हम यहाँ पे. The drug is going to bind with, ये आपका ड्रग है लाइनोजोलिड. इट इज गोइंग टू बाइंड विद 23S RNA प्रेजेंट ऑन 50S सबयूनिट. फिर से देखते हैं. दिस लाइनोजोलिड is going to bind with 23S RNA present on 50S subunit, inhibit the activity of this subunit. 50S subunit की activity को ये inhibit कर देगा, and 30S subunit cannot form a complex with 50S subunit. You can see here this 30S subunit cannot form complex with 50S subunit. ये जो 30S सबयूनिट है ये 50S सबयूनिट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी. मींस देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ formation of 70S initiation complex. So in this way linezolid inhibit the formation of initiation complex and thereby inhibit the inhibition of thereby inhibit the initiation of bacterial protein synthesis. बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन को ही क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग लाइनोजोलिड. इट इज हैविंग quite a different mode of action with other protein synthesis inhibitors. So this is very important for competitive exam point of view. Now we can summarize it. Inhibition of formation of 70S initiation complex example is linezolid bind with 23S fraction. 23S fraction से ये bind होने वाला है. Competition with TRN2A side. Competition वाला तुरंत आपको याद आ जाएगा कौन से है आपके टेट्रासाइक्लिन जो 30S सबयूनिट से आकर बाइंड होने वाले हैं. Abnormal codon anticodon base pairing. Aminoglycosides 30S 50S इंटरफेस पर बाइंड होते हैं. मोस्ट ऑफ द aminoglycoside 30S 50S इंटरफेस पर जाकर बाइंड होते हैं. ट्रांसपेप्टाइडेशन इनहिबिटर क्लोरेम्फेनिकॉल 50S सबयूनिट पर जाकर बाइंड होता है आपका क्लोरेम्फेनिकॉल. एंड premature termination, there is one example puromycin, but it is not used therapeutically. आपको पता है क्यों यूज नहीं किया जाता है therapeutically? क्योंकि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस को भी टारगेट कर सकता है. ट्रांसलोकेशन इनहिबिटर्स के एग्जांपल काफी सारे एग्जांपल हैं, इनमें से कुछ हम यहाँ पर देखते हैं. स्पेक्टिनोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, फ्यूजिडिक एसिड. यू कैन रिमेंबर दिस एक सिंपल ट्रिक. सेफ का सेफ ने क्या कर दिया, ट्रांसलोकेशन को क्या कर दिया, इनहिबिट